हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में और यहां पे हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल और उसके बाद में पढ़ा था एवरी मैक्लोइड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट और थर्ड नंबर के ऊपर हमने पढ़ा था हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये फाइनल प्रूफ मिला था कि जो डीएनए होता है वही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और इन्होंने किसके ऊपर काम किया था? तो इन्होंने काम किया था T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर। आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये कि आज के टाइम पे हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। बट इसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमें कुछ बातें देखने को मिलती है, कुछ चीजें देखने को मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही होती है। मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर वो प्रॉपर्टीज हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसके पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है क्या, रेप्लिकेशन। अब बात यह आती है कि सर रेप्लिकेशन क्या होता है? मतलब अपनी कॉपीज बढ़ाना, अपना नंबर बढ़ाना। मैंने मान के चलो यहां पे एक मॉलिक्यूल लिया और यही मॉलिक्यूल क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, मतलब अपना नंबर बढ़ाता है, अपनी कॉपी बढ़ाता है। अब बात यह आती है कि सर इस मॉलिक्यूल ने रेप्लिकेशन क्यों किया? अब इस चीज को समझना कि ये रेप्लिकेशन इसलिए करता है ताकि हम इसको अगली जनरेशन में क्या कर सके, भेज सके। जो अगली जनरेशन में जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताना, क्या डीएनए क्या रेप्लिकेशन करता है? सर बिल्कुल, डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो सर मुझे एक बात बताना, क्या आरएनए रेप्लिकेशन करता है? बिल्कुल करता है सर। हमें कुछ वायरसेस के अंदर ये देखने को मिलता है कि आरएनए उनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उन वायरसेस के अंदर जो आरएनए होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो मुझे एक बात बताना, क्या प्रोटीन रेप्लिकेशन करता है? सर नहीं करता। जब प्रोटीन रेप्लिकेशन ही नहीं करता, अपना कॉपी नहीं कर सकता, अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता, तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? नहीं हो सकता। जो रेप्लिकेशन ही नहीं कर सकता तो वो जेनेटिक मटेरियल कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर जो भी साइंटिस्ट थे वो इसी प्रोटीन को क्या माना करते थे, जेनेटिक मटेरियल माना करते थे। बट जैसे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हुए, धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो याद रखना, डीएनए और आरएनए इस रेस में क्या हो गए, आगे निकल गए। और प्रोटीन तो कभी जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अंदर हमें रेप्लिकेशन ही देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रेप्लिकेशन क्या डीएनए और आरएनए में देखने को मिलता है? सर बिल्कुल देखने को मिलता है। प्रोटीन के अंदर क्या देखने को मिलता है? सर नहीं देखने को मिलता। तो इसी कारण प्रोटीन तो कभी जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्या, रेप्लिकेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाली, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। तो मुझे एक बात बताना, आप, मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर शुगर के बारे में पढ़ाया था कि 2 टाइप्स की शुगर हमें देखने को मिलती है। आरएनए के अंदर राइबोस शुगर हमें देखने को मिलती है और डीएनए के अंदर हमें डीऑक्सी राइबोस शुगर देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं किसकी, आरएनए की। तो मुझे एक बात बताना, क्या आरएनए के अंदर क्या हमें राइबोस शुगर देखने को मिलेगी? सर बिल्कुल देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बताया था कि जो राइबोस शुगर होती है उसके सेकंड पोजीशन पे हमें OH ग्रुप देखने को मिलता है।
क्या हमें सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या OH ग्रुप देखने को मिलता है? बिल्कुल है। मतलब ये कि राइबोस शुगर के अंदर सेकंड पोजीशन पे हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देखने को मिलती है। मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? सर बिल्कुल है। क्या ऑक्सीजन के ऊपर क्या हमें 2 लोन पेयर देखने को मिलते हैं? सर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। यहां पे 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं और यही लोन पेयर रिएक्शन करते हैं किसी और के साथ। अगर यही लोन पेयर किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कैसे होंगे? रिएक्टिव होंगे। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं सर किसकी? डीएनए की। और डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है क्या? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और इसके सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं बल्कि सिर्फ हमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो मुझे एक बात बताना, क्या आरएनए की शुगर के ऊपर सेकंड पोजीशन पे क्या हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देखने को मिलता है? सर बिल्कुल देखने को मिलता है। क्या डीएनए के डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर क्या सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या हमें सिर्फ हाइड्रोजन देखने को मिलता है? सर देखने को मिलता है। क्या यहां पे क्या एक ऑक्सीजन कम है? सर बिल्कुल है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यहां पे लोन पेयर नहीं होते, और जब लोन पेयर नहीं होते तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी नहीं इंक्रीज होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है आरएनए से। तो याद रखना कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। किससे? आरएनए से। मुझे एक बात बताना, मैंने आपको 4 नाइट्रोजन बेस बताए थे। आरएनए में होते हैं एक्स्ट्रा, हमें यूरासिल देखने को मिलता है। और डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा मतलब अलग थाइमिन नाइट्रोजन बेस देखने को मिलता है। यही जो थाइमिन होता है, मैं आपको बताऊं, यही जो थाइमिन होता है वही थाइमिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। मैं बोल सकता हूं कि ये जो थाइमिन होता है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको? डीएनए के मॉलिक्यूल को। तो हमने पढ़ा दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर जो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, कौन? डीएनए। किससे ज्यादा स्टेबल होता है? सर आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि आरएनए के सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, इसके पास 2 लोन पेयर ज्यादा होते हैं, तो ये रिएक्शन करता है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बट आरएनए के अंदर हमें एक ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन के ऊपर एक ऑक्सीजन कम देखने को मिलता है और लोन पेयर भी कम होते हैं, इसकी रिएक्शन भी कम होती है, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है और इसकी जो स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो केमिकली और स्ट्रक्चरली के मामले में डीएनए क्या हो गया? आगे निकल गया। किससे आगे निकल गया? सर आरएनए से आगे निकल गया। ठीक है, तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी भी खत्म करी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? स्लो म्यूटेशन एंड स्लो इवोल्यूशन। मुझे एक बात बताना, क्या हमारे अंदर क्या म्यूटेशन होने चाहिए? सर बिल्कुल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन की वजह से क्या आएंगे? सर वेरिएशन आएंगे। म्यूटेशन की वजह से क्या आएंगे? सर डिफरेंसेस आएंगे। और इन्हीं वेरिएशन की वजह से, इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इवॉल्व होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रहता है, इस धरती के ऊपर रहता है, तो उसके अंदर इवोल्यूशन होता है। बट वो इवोल्यूशन कैसा होना चाहिए? सर स्लो होना चाहिए। अगर किसी भी मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है उनके अंदर जल्दी जल्दी म्यूटेशन होने लग जाए, उनके अंदर जल्दी जल्दी वेरिएशन होने लग जाए, तो बहुत सारी स्पीसीज क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो याद रखना कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशन स्लो रेट से होना चाहिए। अगर म्यूटेशन स्लो रेट से होगा तो उनके अंदर इवोल्यूशन भी कैसे होगा? स्लो रेट से होगा। अभी हमने एक चीज पढ़ी आरएनए के बारे में कि सर जो आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। सर बिल्कुल बात सही है। हमने अभी पढ़ा था कि जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है।
और अनस्टेबल होता है तो मैं बोल सकता हूं इसके अंदर हमें चेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर इसके अंदर चेंजेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर म्यूटेशन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर म्यूटेशन ज्यादा होगा तो इस मॉलिक्यूल में वेरिएशन ज्यादा आएंगे, इसके अंदर डिफरेंसेस भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो मैं बोल सकता हूं इसके अंदर हमें वेरिएशन क्या होंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर वेरिएशन ज्यादा है, डिफरेंसेस ज्यादा है, तो यहां पे जो इवोल्यूशन होगा वो ज्यादा होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो इवोल्यूशन होगा वो फास्ट रेट से होगा। कैसे होगा, फास्ट रेट से होगा। तो ये सारी बातें थी किसकी, आरएनए की। अब हम बात करते हैं किसकी सर, डीएनए की। मुझे एक बात बताना, क्या डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है क्या वो स्टेबल होता है? सर बिल्कुल होता है, आपने अभी अभी बताया था स्टेबल होता है। साथ ही साथ अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है डीएनए की तो क्या इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? सर नहीं आएंगे। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो इसके अंदर हमें म्यूटेशन भी कम देखने को मिलता है। अगर म्यूटेशन कम होगा तो डीएनए में वेरिएशन कम आएंगे, इसके अंदर डिफरेंसेस भी क्या आएंगे, कम आएंगे। तो इसके अंदर हमें वेरिएशन भी कम देखने को मिलता है। और जब वेरिएशन कम आएंगे तो इवोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, डीएनए के अंदर इवोल्यूशन कम होता है, मतलब स्लो इवोल्यूशन हमें यहां पे देखने को मिलता है। इवोल्यूशन क्या होता है इसमें, कम होता है। कम का मतलब यह नहीं है कि होता ही नहीं, इवोल्यूशन डीएनए के अंदर कम होता है, मतलब स्लो रेट से हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये पढ़ा कि जो म्यूटेशन है वो क्या है, जरूरी है, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ही क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस अर्थ के ऊपर है तो उसके अंदर इवोल्यूशन होना चाहिए। और इवोल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, स्लो इवोल्यूशन होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताना, डीएनए में क्या फास्ट इवोल्यूशन होता है? क्या जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे? अगर जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, मुझे एक बात बताना, अगर आरएनए क्या होता, जेनेटिक मटेरियल होता, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो क्या इवोल्यूशन फास्ट होते इसके अंदर? सर बिल्कुल होते। अगर इसके अंदर फास्ट इवोल्यूशन होते तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जल्दी जल्दी वेरिएशन आते, जल्दी जल्दी डिफरेंसेस आते, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में स्पीशीज भी क्या होती रहती, चेंज होती रहती। और जब जल्दी जल्दी चेंजेस आते, वेरिएशंस आते, डिफरेंसेस आते, तो बहुत सारी स्पीशीज क्या होने लग जाती, एक्सटिंक्ट होने लग जाती। बट इस मामले में जो डीएनए होता है उसके अंदर जो इवोल्यूशन होता है वो कम होता है। कम से मेरा मतलब है कि इसके अंदर जो इवोल्यूशन होगा वो स्लो रेट से होगा। धीरे धीरे वेरिएशंस आएंगे, धीरे धीरे डिफरेंसेस आएंगे, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, जिसके कारण जो भी स्पीशीज है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, इवॉल्व होते चले जाएंगे। तो इस चीज के अंदर भी हमारा जो डीएनए था वो क्या हो गया, आगे निकल गया। किससे निकल गया, आरएनए से निकल गया। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी, कौन कौन सी सर, रेप्लिकेशन, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, और फिर पढ़ी हमने क्या कि स्लो म्यूटेशन या फिर मैं बोलूं स्लो इवोल्यूशन। लास्ट वाली हम पढ़ते हैं एक्सप्रेस मेंडेलियन करैक्टर, मतलब एक करैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होगा। मुझे एक बात बताना, क्या यहां डीएनए है? सर बिल्कुल है। और इसी डीएनए से बनेगा क्या, आरएनए, और इसी आरएनए से फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटीन का, और इसी प्रोटीन से एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और इसी एंजाइम आगे चल के करैक्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो मुझे एक बात बताना, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और यही प्रोटीन आगे जाके करैक्टर का फॉर्मेशन करता है। तो मुझे एक बात बताना, अगर मैं बात करूं इस प्रोटीन के लिए,
प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए आरएनए बेस्ट है या डीएनए बेस्ट है? प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए आरएनए बेस्ट है या डीएनए बेस्ट है? तो मैं आपको बताऊं, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए कौन बेस्ट है? सर आरएनए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आरएनए से सीधा किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो बेस्ट कौन है? आरएनए बेस्ट है। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए से अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो सबसे पहले डीएनए से प्रोटीन बनेगा, सॉरी आरएनए बनेगा, और फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। मतलब ये कि आज तक जितना भी डीएनए हमें देखने को मिला है, कोई भी ऐसा डीएनए नहीं है जो डीएनए से सीधा किसको बना दे? प्रोटीन को बना दे। सबसे पहले डीएनए को आरएनए बनाना पड़ेगा और फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। मतलब ये कि जो डीएनए होता है वो कहीं ना कहीं आरएनए के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो सबसे पहले अगर प्रोटीन बनाना है तो बढ़िया तरीके से आरएनए से बनता है। मतलब ये मैं ये बोल सकता हूं कि बेस्ट कौन है ट्रांसमिशन के लिए जेनेटिक मटेरियल के? तो वो होता है क्या? आरएनए। बट अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो सर जो डीएनए होता है क्या वो स्टेबल होता है? सर बिल्कुल होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे लेके जाना है, उसके कैरेक्टर्स की जो इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन में लेके जाना है, तो उसके लिए बेस्ट कौन होता है? डीएनए होता है। तो इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट कौन होता है? सर आरएनए। और इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए बेस्ट कौन होता है? डीएनए होता है। इस चीज को एक और तरीके से समझो आप। डीएनए से हमें एक ऐसी चीज बनानी है, ध्यान से सुनना, डीएनए से हमें एक ऐसी चीज बनानी है जो कम स्टेबल है, जैसे कि आरएनए। क्या आरएनए कम स्टेबल होता है? सर बिल्कुल होता है। और जैसे ही इस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो ये आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये आरएनए नष्ट हो जाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि जो आरएनए होता है उसकी लाइफ कम होती है, ये आरएनए जल्दी खत्म हो जाता है। तो याद रखना, प्रोटीन बनाने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए कौन बेस्ट है? आरएनए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आरएनए से सीधा किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बट अगर इंफॉर्मेशन की स्टोरेज की बात हो, बेस्ट हो, तो बेस्ट कौन होता है स्टोरेज के लिए? तो वो होता है क्या? डीएनए। तो बेस्ट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। और बेस्ट कौन होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए? तो वो होता है कौन? डीएनए। तो सारी बातें हमने पढ़ी, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। कौन कौन सी सर? रेप्लिकेशन, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, फिर हमने पढ़ा स्लो म्यूटेशन, फिर हमने पढ़ा क्या? एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। ये सारी बातें हमने पढ़ी और ये सारी बातें आरएनए के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। बट सारी बातें होने के बावजूद भी जो आरएनए है वो कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाया। सिर्फ उसके अंदर हमें एक चीज देखने को नहीं मिलती है, वो होती है क्या? स्टेबिलिटी। और जो स्टेबिलिटी होती है वो डीएनए की क्या होती है? ज्यादा होती है। सिर्फ इसी एक प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा डीएनए है वो क्या बन गया? जेनेटिक मटेरियल बन गया। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि जो आरएनए जो होता है इज केमिकली मोर रिएक्टिव। जो आरएनए होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, दूसरे के साथ रिएक्शन ज्यादा करेगा, तो उस आरएनए की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और स्ट्रक्चरली भी कैसा होता है? ये अनस्टेबल होता है। किस किस चीजों के कारण अनस्टेबल होता है? ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताना, अभी हमने पढ़ा कि
आरएनए है उसके राइबोज शुगर के ऊपर सेकंड पोजीशन पे क्या OH ग्रुप प्रेजेंट होता है? सर बिल्कुल होता है। वहां पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगा, वहां पे 2 लोन पेयर ज्यादा होंगे, वही लोन पेयर रिएक्शन करेंगे, आरएनए की मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी और स्ट्रक्चरली आरएनए का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इससे भी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वन आता है क्या? अभी हमने पढ़ा ये। नेक्स्ट वन आता है क्या? कैटालिटिक रोल। सर कैटालिटिक रोल का मतलब क्या होता है? तो कैटालिटिक रोल का मतलब ये होता है कि आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स एंजाइम की तरह काम करते हैं। मतलब ये कि आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स एंजाइम की तरह काम करते हैं, दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, दूसरे के साथ रिएक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो इसके कारण भी जो स्टेबिलिटी होती है वो आरएनए की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स एंजाइम की तरह काम करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? राइबोजाइम। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जब हम टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स एंजाइम की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। नेक्स्ट बनाता है क्या? प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। मुझे एक बात बताना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में नाइट्रोजन बेस के बारे में बताया था। वहां पे आया था क्या? यूरासिल और थाइमिन। और जो यूरासिल होता है वो आरएनए के अंदर हमें देखने को मिलता है, और जो थाइमिन होता है वो हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं यूरासिल के स्ट्रक्चर की, क्या ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है? सर बिल्कुल है। क्या 2 कीटोनिक ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं यूरासिल में? सर बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं थाइमिन की, तो थाइमिन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 5th पोजीशन के ऊपर, सिर्फ 5th पोजीशन के ऊपर हमें एक CH3 ग्रुप देखने को मिलता है। तो मुझे एक बात बताना कि यूरासिल का स्ट्रक्चर ये होता है और थाइमिन का स्ट्रक्चर ये होता है। डिफरेंस बस ये है कि यहां पे 5th पोजीशन पे हमें CH3 ग्रुप देखने को मिलता है। मुझे एक बात बताना, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। ये जो CH3 है क्या यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा? सर बिल्कुल लगाएगा। और इसी प्लस आई इफेक्ट के कारण थाइमिन की क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो क्या ये थाइमिन का मॉलिक्यूल क्या हमें डीएनए में देखने को मिलता है? सर बिल्कुल देखने को मिलता है। और इसी थाइमिन के मॉलिक्यूल की वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। किससे? आरएनए के मॉलिक्यूल से। तो याद रखना कि थाइमिन का जो नाइट्रोजन बेस है वो भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको? डीएनए को। तो प्रेजेंस ऑफ यूरासिल, और इस यूरासिल के कारण जो आरएनए की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बट डीएनए के पास क्या है? सर थाइमिन है, और इसी थाइमिन की वजह से डीएनए का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि आरएनए में सारी चीजें हैं बट एक चीज नहीं है उसके पास। कौन सी? स्टेबिलिटी। और इस मामले में कौन आगे निकल गया? डीएनए निकल गया। और इसी कारण जो डीएनए है वही क्या बन गया? जेनेटिक मटेरियल बन गया। तो हमने आज 4 प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया कि ये वो चीजें हैं जो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगी तो वही क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये सारी बातें थी प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं क्या? आरएनए के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इस आरएनए के बारे में। मुझे एक बात बताना, जो आरएनए है वो कैसा होता है? सर सिंपलेस्ट होता है और मोस्ट प्रिमिटिव होता है। मुझे एक बात बताना, इस धरती के ऊपर सबसे पहले कौन आया?
आरएनए आया या फिर डीएनए आया? तो इस धरती के ऊपर सबसे पहले कौन आए? आरएनए आए। डीएनए तो बाद में आया है। हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन के अंदर, जब यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा था इस धरती के ऊपर, उस टाइम के अंदर हम जाके देखें तो सिर्फ आरएनए ही आरएनए था, और उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? आरएनए वर्ल्ड बोलते हैं। मतलब हर जगह हमें क्या देखने को मिलता था? सिर्फ और सिर्फ आरएनए हमें देखने को मिलता था। बट अगर बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम पे हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें डीएनए ही क्या मिलता है? जेनेटिक मटेरियल मिलता है। चाहे प्रोकैरियोट्स उठा लो, चाहे यूकैरियोट्स उठा लो, उन सभी के अंदर हमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं आरएनए की, आज के टाइम में जो आरएनए है वो महज कुछ वायरसेस के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आरएनए है वो सिंपलेस्ट है और मोस्ट प्रिमिटिव है। मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब कि जब इस धरती के ऊपर सबसे पहले कौन आए, तो वो आए थे कौन? आरएनए। यही क्या था? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। दूसरी चीज, ये जो आरएनए होता है वो मोर स्कैटर्ड होता है, मोर डिस्पर्स्ड होता है। किसके कंपेयर में? डीएनए के कंपेयर में। आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और मैंने बताया था कि ये जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे एक बात बताना, ये बनाई मैंने क्या? सेल। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो मुझे एक बात बताना कि क्या न्यूक्लियस में क्या डीएनए होगा? सर बिल्कुल होगा। क्या इस डीएनए से क्या आरएनए का फॉर्मेशन होगा? सर बिल्कुल होगा। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या डीएनए होगा? क्या यहां से भी आरएनए का फॉर्मेशन होगा? और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होगा, और यहां से भी आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स हमें साइटोप्लाज्म के अंदर भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये कि आरएनए को जहां ढूंढो वहां पाया जाता है कौन? आरएनए। मतलब आरएनए हमें न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये हमें साइटोप्लाज्म के अंदर भी देखने को मिलेगा। मतलब ये कि एक सेल के अंदर 4 जगह, 4 ऐसी लोकेशंस है जहां पे हमें आरएनए देखने को मिलता है। जहां ढूंढो वहीं क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। बट जो आरएनए होता है वो सेल में ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ज्यादा डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है। किसके कंपेयर में? सर डीएनए के कंपेयर में। तो याद रखना, जो आरएनए होता है वो सिंपल होता है, मोस्ट प्रिमिटिव होता है। सबसे पहले धरती पे कौन आया था? आरएनए आया था। और याद रखना कि डीएनए से ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है कौन? आरएनए। जो आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था कि डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या इस प्रोटीन को क्या आरएनए क्या डायरेक्टली बना लेगा? सर बिल्कुल बना लेगा। और आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है?